कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और ख़ुद को क्वारंटाइन किए होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले बुक लिस्ट बताऊंगी कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए किस बुक लिस्ट को फॉलो करें। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये बुक लिस्ट जो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ, ना तो ये पहली है और ना ही आखिरी है। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है जिससे प्रिपरेशन किया जा सकता है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान के नोट्स हैं, तो आप को जो बेटर लगता है आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मैं इसे खुद फॉलो कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैं ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स कर चुकी हूँ। मैं ये यूपीएससी क्लासेज मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स हो चुका है। और मैं इसलिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कोचिंग में जा कर के पढ़ना एफर्ट नहीं कर पाते या दूसरी जगह जा कर के नहीं पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन भी परचेज करके नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि जो मुझे अपने टीचर्स के द्वारा प्राप्त हुआ, मैं क्यों ना वो सारा चीज़ आप सबके साथ भी अनुभव शेयर करूं, जिससे आप सबको भी शायद कुछ मदद मिल जाए। इसलिए आइए हम अब अपने बुक लिस्ट पे एक नज़र डालते हैं। आप इसके अलावा भी किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे जहाँ तक लगता है कि बेस्ट इसलिए है क्योंकि मेरे टीचर्स ने जो मुझे बताया, फिर जो मैं ये पढ़ी हूँ तो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ समझ में आया। मुझे लगता है कि हाँ, और जब मैं क्वेश्चन भी इससे सॉल्व करती हूँ तो आसानी से हो जाता है इन बुक को पढ़ने के बाद। और जो मैं बहुत सारे टॉपर्स जो हिंदी मीडियम के खास तरीके के टॉपर्स हैं, मैंने उनके भी वीडियो देखे हैं। जैसे कि आप गंगा सिंह जी को जानते ही होंगे, निशांत सर को जानते ही होंगे, राजेंद्र पेंसिया सर है, इन सभी का आपने कभी वीडियो देखा ही होगा। तो उन लोगों को मैंने देखा कि इसी बुक को वो लोग फॉलो किए हैं, और हमारे टीचर्स ने भी मुझे यही बुक को फॉलो करने के लिए बताए थे। इसलिए मैं आप सबके साथ अपने इसी बुक का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी बुक अगर लगता है कि हाँ मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो मैं जो आप लोगों के लिए एक बुक लिस्ट बना रही हूँ, उसके लिए कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास के बारे में। हम जानते हैं कि हमें हिस्ट्री को, इतिहास को 3 पार्ट में पढ़ना पड़ता है। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हमें पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, हमें एनसीईआरटी मस्ट है, इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा क्लास 6 to 12 तक। इसमें कोई ये नहीं करना है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, रेफरेंस बुक पढ़ लेंगे उससे हो जाएगा, नहीं। आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 जब आप पढ़ेंगे तो आपका एक बेसिक तैयार हो जाएगा। इसमें कोई भी बिगिनर्स हो, उन्हें तैयार करने में, एनसीईआरटी पढ़ के तैयारी करने में कोई कठिनाई इसलिए नहीं होगी कि मानिए कि किसी का साइंस बैकग्राउंड है, वो कभी आर्ट्स पेपर को पढ़े ही नहीं है, लेकिन अगर वो अब उसे हम डायरेक्टली कोई रेफरेंस बुक थमा दे तो उससे बातें उतनी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर वो एनसीईआरटी के क्लास 6 से स्टार्ट करता है तो उसे धीरे धीरे एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पास कलेक्ट हो जाएगा, और फिर उसे तब तैयारी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए एनसीईआरटी हमें एक बेसिक, एक हमारा ग्राउंड लेवल तैयार कर देता है हमें पढ़ने के लिए। तो बहुत ही मस्ट है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी आपको टकराता है, इसीलिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए, आप उसके बाद देख रहे होंगे कि मैं यहाँ लिखी हूँ कि आधुनिक भारत का इतिहास, डायरेक्टली क्यों नहीं हम प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये आप जब एनसीईआरटी अच्छे तरीके से क्लास 6 to 12 का पढ़ेंगे तो इसी में आपको प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास दोनों कवर हो जाएगा। आप अगर बैक ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हम अगर वो एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आधुनिक भारत का इतिहास से आता है। अब अगर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको इच्छा है कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास किसी रेफरेंस बुक से पढ़ा जाए तो वो आपकी इच्छा पे है, आप उसे पढ़ सकते हैं। किसी कोचिंग संस्थान के नोट से ही पढ़ सकते हैं, या कोई रेफरेंस बुक लगता है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैं तो उसे नहीं पढ़ी, मुझे उसका जरूरत भी नहीं लगता है। बिना पढ़े जो मैं एनसीईआरटी पढ़ी हूँ तो उससे मुझे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप अपना सुविधा के अनुसार से देख लें। और आधुनिक भारत का इतिहास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आप विपिन चंद्र की पढ़ सकते हैं, या नहीं तो एक्सपेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। मैं तो विपिन चंद्र को पढ़ती हूँ और मुझे इसका लैंग्वेज भी बहुत ही आसान लगता है। आप देखेंगे इस तरह का विपिन चंद्र का बुक है, आधुनिक भारत का इतिहास। आप इस तरह का अगर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या बुक स्टोर पे भी मिल सकता है, आप ये बुक ले सकते हैं वहाँ से और वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं इसी बुक को पढ़ती हूँ क्योंकि इसका लैंग्वेज मुझे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है बाकी बुक की अपेक्षा में। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, यानी तो एक्सपेक्ट्रम भी बहुत ही अच्छी किताब है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। मैं तो ये विपिन चंद्र की किताब को पढ़ी हूँ। उसके बाद
आज़ादी के बाद भारत, जो हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद का जो इतिहास रहा है, आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं विपिन चंद्र के ही किताब से, क्योंकि आज़ादी के बाद के भारत से जो क्वेश्चन आती है वो आप जब विपिन चंद्र की किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ से आप ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे उन चीज़ों को। आपके वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे वहाँ से टकरा जाते हैं। तो ये बेस्ट किताबें हैं विपिन चंद्र की, आधुनिक भारत का इतिहास और आज़ादी के बाद के भारत का। अब मैंने इतिहास में एक चीज़ जोड़ दिया है, भारतीय कला एवं संस्कृति, जो हमारे मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर में आते हैं क्वेश्चन। और भारतीय कला एवं संस्कृति आप नितिन सिंघानिया का पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी किताब है। पहले तो नितिन सिंघानिया की सिर्फ इंग्लिश मीडियम आती थी, लेकिन अब इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले के लिए भी आने लगी है, इसलिए अब हिंदी मीडियम वाले को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे मटेरियल को खोजेंगे, निकालेंगे और उसे पढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। अब भारतीय कला एवं संस्कृति आप नितिन सिंघानिया की पढ़ सकते हैं, ये MC ग्रॉ हिल पब्लिकेशन की किताबें हैं, आसानी से ये आप पढ़ेंगे इससे, क्योंकि नितिन सिंघानिया की किताबें से हर साल क्वेश्चन टकराता है UPSC में, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। और हाँ, मुझे एक बात आप लोगों को ये भी बतानी थी व्यूअर्स, कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे फर्स्ट ही वीडियो को आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, 50+ लोगों ने देखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे इससे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है कि हाँ, मैं आगे और भी वीडियो बनाऊँ और भी आप लोगों के लिए सारे क्लासेस दूँ। तो मैंने बताया ही आपको कि मैं सारे क्लासेस दूँगी, आपको धीरे धीरे सारे क्लासेस मिलेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करके मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम है, फिर मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ही इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए अब हम देखते हैं भूगोल के बारे में। हम जानते हैं भूगोल आप NCERT क्लास 6 to 12 पढ़ेंगे, एनफ है। उसके बाद क्लास 11 और 12 की जो NCERT की किताबें हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्लास 11 और 12 की। वैसे आप 6 to 12 आपको पढ़ना होगा, आप ऐसा नहीं है कि 8, 9, 10 नहीं पढ़ेंगे, आपको वो भी पढ़ना होगा। तो आप 6 to 12 पढ़ सकते हैं NCERT। 6 से 12, 6-7 की क्लास को हम इसलिए हम लोग इन्वॉल्व करते हैं NCERT को, क्योंकि आपका वहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होता है, इसीलिए हम लोग 6 से NCERT क्लास को उठाते हैं। तो आप NCERT की बुक क्लास 6 से 12 तक पढ़ लें। और 11th और 12 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ आपको, उसका हर एक लाइन बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। आप देखेंगे क्लास 11th में 2 तरह की किताबें चलती हैं, जैसा मैं आप लोग को भी दिखा रही हूँ। एक तो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें आपको वो सारी चीज़ मिल जाएंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, ओशंस के, पृथ्वी, ये सारे चीज़ आपको इसमें मिलेगा, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और एक दूसरा आता है भारत का भौतिक पर्यावरण क्या है। तो ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप ये दोनों बुक बहुत ही अच्छे से पढ़ें और आपका कवर हो जाएगा। और जब भी आप भूगोल पढ़ें तो अपने पास एटलस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एटलस आपके पास हमेशा टेबल पे होना चाहिए। और मुझे तो यही लगता है कि सिर्फ भूगोल ही नहीं, आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हो, आपके पास एटलस की किताबें होनी चाहिए। और होनी ही चाहिए, सिर्फ देखने के लिए नहीं, टेबल पे होनी चाहिए। आप उसे उल्टा कर भी देखें, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आप देखिए करंट में कोई मुद्दा चल रहा है, कोई दो देश के बीच है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच LAC पे कैसे युद्ध चल रहा है, कैसे हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि जब आप देखेंगे कि हाँ, क्यों, कौन सा लाइन LAC क्या है, ये क्यों चाइना क्यों अपने इधर इंडिया में क्यों आ रहा है, क्यों ये हो रहा है, जब आप उसके बारे में देखेंगे, जब आप जान रहे करंट डिबेट अभी उसी पे चल रहा है, तो आप सबसे पहले अपना मैप निकाल के देख लीजिए कि इंडिया का कौन कौन सा स्टेट का बॉर्डर चाइना के साथ टच करता है, कितना किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ टच करता है। इससे जब आप उसे ग्राफ के रूप में देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद रहेगी। इसलिए एटलस बहुत ही ज़रूरी है भूगोल के साथ, आप सब उसे अपने पास रखें और हमेशा उसे देखते रहे। कोई भी करंट मुद्दा चल रहा है, आप उसे एटलस में एक बार देख लें एक नज़र से, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम तो NCERT पढ़ते ही, अब जानते हैं कि न्यू NCERT भी पढ़ते हैं और ओल्ड NCERT भी पढ़ते हैं, लेकिन न्यू NCERT में भी बहुत सारी चीज़ कवर है। लेकिन आप जब ओल्ड NCERT पढ़ेंगे, खास करके क्लास 6 to 8 का, वो विश्व भूगोल के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 6 to 8 का ओल्ड NCERT विश्व भूगोल के लिए।
ठीक है। अगर मुझे तो नहीं लगता है कि एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो उसके अलावा किसी भी रेफरेंस बुक की ज़रूरत है भूगोल को पढ़ने के लिए। हमें भूगोल को पढ़ने के लिए किसी और रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर फ्रेंड्स आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें पढ़ना है कोई भी रेफरेंस बुक, तो आप माजिद हुसैन की किताब आती हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। उनकी भी बहुत अच्छी किताबें हैं। वैसे मेरी पूरी तैयारी एनसीईआरटी से ही हुई है और मैं एनसीईआरटी को ही लेकर चलती हूँ, और इससे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी माजिद हुसैन की अगर आपकी इच्छा है तो आप माजिद हुसैन की हिंदी मीडियम बहुत अच्छी किताब है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय शासन, ये दोनों किताबें जो हमारी पॉलिटी का है, ये दोनों चीज़ें भारतीय राज्य व्यवस्था भी और भारतीय शासन दोनों अलग अलग किताबें आप एम लक्ष्मीकांत की ही ले लें। अब मुझे इसमें नहीं लगता, वैसे आपको अगर ज़रूरत हो तो इसमें भी 6 to 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा सिर्फ मैं अपनी बातें कर रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए तो आप इसमें एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, नो डाउट है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको एम लक्ष्मीकांत, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही होगा। और अब भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय शासन दोनों अगर आप एम लक्ष्मीकांत से अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में एक भी क्वेश्चन छूटेगा। आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, अगर लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझेंगे जानेंगे तो आप क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर लेंगे। इसलिए ये आप दोनों किताबें एम लक्ष्मीकांत का करें। मैंने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हूँ, मैं सिर्फ एम लक्ष्मीकांत को ही पढ़ी हूँ। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की थोड़ी बेसिक, क्योंकि हम जानते हैं अर्थव्यवस्था की चीज़ें हैं तो लोगों को थोड़ी जटिल लगती है। अब किसी के लिए हो सकता है कि ये विषय किसी को आसान लगता, लेकिन किसी को ये विषय थोड़ा जटिल भी लगता है क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें आते हैं, बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो आप इस भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बेसिक समझ के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्लास 6 से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें। 9 से 12 तक आप जब इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो इसमें भी आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद रेफरेंस बुक में आप रमेश सिंह की किताब पढ़ सकते हैं, और लाल एंड लाल, या तो आप रमेश सिंह की किताब ले लें या लाल एंड लाल की किताब ले सकते हैं। और मैं तो ये रमेश सिंह की किताब ही पढ़ती हूँ। आप देख रहे होंगे रमेश सिंह की जो किताबें हैं वो कुछ इस तरह की हैं, देख रहे होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की, ये इस तरह का आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं आप कहीं से भी, या बुक स्टोर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब लाल एंड लाल की भी किताबें अच्छी है, बट वैसे मैं इसे नहीं पढ़ी हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन रमेश सिंह की किताब मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, लैंग्वेज भी मुझे समझ में आ जाता है, तो ये है। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के लिए तो आप जानते ही हैं बजट ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल आती है 6 महीने पे, वो आपको जानना है। जो बजट आता है ईयरली, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसी में जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो उनका स्टेट लेवल का क्या बजट है उसकी भी जानकारी उनको होनी चाहिए। और पारिस्थितिक एवं पर्यावरण, ये आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और साथ में पारिस्थितिक और पर्यावरण जब आप ये पढ़ते हैं तो आप करंट की भी चीज़ों को देखें। देखिए आप कोई भी विषय पढ़े, वो हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, कोई भी विषय पढ़े, आपको करंट अफेयर से उसको जोड़ना ही होगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, वो करंट को टच करेगा ही करेगा, आपको उसको करंट को जोड़ते हुए ही आंसर आपको देना है। इसलिए आप किसी भी विषय को पढ़ें उसको करंट से जोड़ करके पढ़ें। जब आप पारिस्थितिक एवं पर्यावरण पढ़ेंगे तो दृष्टि पब्लिकेशन किताब पढ़ेंगे, किताब में जो टॉपिक रहेगी आप उसे पढ़ेंगे। लेकिन अब हमारे इन्वायरमेंट में क्या घट रहा है, हमारे एयर, जैसे आप एयर टॉपिक पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट में एयर पॉल्यूशन का क्या परिस्थिति है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आप इस किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको करंट से रिलेटेड आप उसको जोड़ के पढ़ेंगे तो ही आपका कुछ हो पाएगा। इससे करंट अफेयर तो आप जानते ही हैं कि 60% to 70% क्वेश्चन करंट अफेयर से रहता है, तो हम उसे कभी भी ये नहीं कर सकते
जो टॉपिक हमारे सिलेबस से रिलेटेड है हम उसे करंट अफेयर से जोड़कर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और जो करंट मुद्दा चल रहा है आप उसको देखिए, आप ये देखिए कि आपका वो किस सब्जेक्ट से टेली कर रहा है, आप उस सब्जेक्ट में उसे जोड़कर पढ़ सकते हैं, उसमें या नोट्स बना सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। खैर इसके लिए मैं आगे एक वीडियो बताऊंगी कि करंट अफेयर के लिए कैसे तैयारी करें, और फिर मैं एक वीडियो आप लोग को ये भी बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाए। जो हम ये सारी चीज़ पढ़ते हैं तो हम वाकई में हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है या बुक से ही पढ़ लेनी, या फिर नोट्स कैसे बनाना है, ये सारी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, ये जो आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या एनसीईआरटी, इसके बेसिक समझ के लिए आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत है जो क्लास 6 से 10th की है। ये आपको एकदम जानना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो ही आपको लगेगा कि हाँ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी के बाद आपको लगता है कि और भी पढ़ना है तो आप लूसेंट का समान ज्ञान आता है, आप वो पढ़ सकते हैं, एनफ है। और का साइंस एंड टेक की क्वेश्चन करंट से ही रिलेटेड आता है, आप ये सब अपने एक बेसिक समझ के लिए पढ़ सकते हैं। और उसके बाद करंट अफेयर को आप जितना अच्छे से साइंस एंड टेक में कवर करेंगे क्वेश्चन आप वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। बट आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करेगा, तो ही आप उसे करंट अफेयर जब आएंगे तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ये आप अशोक कुमार की किताब आती है उससे पढ़ सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं ये ये अशोक कुमार की जो किताबें हैं वो 80 से 100 पेज की किताबें हैं, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं और इससे लगभग कवर हो जाता है, क्वेश्चन आएंगे तो आप इसके जवाब दे पाएंगे। या आपको लगता है कि बुक में किसी नोट से ही पढ़ लिया जाए तो वो आपकी मर्जी है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए ये भी सोची हूँ कि आप लोगों के लिए बीच बीच में मोटिवेशन की क्लास दी जाएगी। और लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे कि और भी ज़्यादा मोटिवेशन की क्लास दी जाए या आप लोगों को किस प्रकार की क्लास की ज़रूरत है बीच बीच में, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उस प्रकार के क्लास के लिए आपके लिए मैनेज किया जाएगा। लेकिन मोटिवेशन की क्लास होगी बीच बीच में, क्योंकि मुझे पता है कि आप इतनी बड़ी चीज़ें को तैयारी ठाने हैं तो आपको पता है कि हर दूसरे या तीसरे दिन लेगा कि ये आपसे नहीं होगा, ये सब बंद करो चलो कुछ और कर लेते हैं, ये नहीं होगा मेरे से इसको बंद करो चलो कुछ और कर लेते हैं। जो बच्चे बीच बीच में आप लोग डीमोटिवेट होंगे तो उसके लिए मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरत है आप लोग को मोटिवेट रहना, एनर्जेटिक रहना, तभी आप इतने बड़े चीज़ की तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल सक्सेस होंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे इसके लिए बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तो भी मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगी। मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आपको जो प्रॉब्लम है वो आपके प्रॉब्लम का यहाँ पर पूरा